गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, लेक्चरर नाम मोहम्मद तनवीर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहीराबाद, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, लेक्चरर नाम मोहम्मद तनवीर। लास्ट क्लास में हम मराठाओं का उरूज पढ़े थे। मराठाओं का उरूज क्या है, मराठे किस तरह से जनूबी हिंद की रियासत मराठे में उरूज में आए थे उसके बाद। तो मराठाओं का उरूज है ये, मराठाओं का उरूज। तो मराठाओं का अवरोध जनूबी हिंद में किस तरह से हुआ था, और मराठे क्योंकि महाराष्ट्र के इलाके में रहने वालों को मराठे कहा जाता है, और ये जो है मुत्तहिद नहीं थे, इनमें इत्तेहाद का फक़दान था और इनमें गुर्बत थी। तो ऐसे हालात को देखते हुए इनके मुसल्लिहीन जो थे ये चाहते थे कि मराठा कौम एक मुत्तहिद कौम बनकर उभरे। तो इनके मुसल्लिहीन में काबिल ज़िक्र नाम जो है रामदास का है, तुकाराम का है, एकनाथ का है। ऐसे बहुत से कायदीन अपनी तकरीरों के ज़रिए, अपने बयानों के ज़रिए, अपनी मजहबी किताबों के ज़रिए इन लोगों को मुत्तहिद करना चाहते थे, मुत्तहिद करने की कोशिश की थी। क्योंकि मराठे जो है गरीबी की वजह से, मुफलिसी की वजह से अपने इलाका छोड़कर आसपास की रियासतों में बतौर मुलाजिम इख्तियार किए थे। बाज़ इनका असल जो पेशा था ज़राअत था, लेकिन बाज़ मराठे जो है अपने इलाके को छोड़कर जो है आसपास की रियासत में जाकर मुलाजिमत इख्तियार की थी, जिसमें काबिल ज़िक्र नाम दक्कन के निज़ाम के पास भी ये बतौर मुलाजिम थे, फ़ौज में भी शामिल थे और हुकूमत के नज़्म में भी शामिल थे। यहाँ रहकर मुलाजिमत में रहते हुए ये लोग यहाँ का नज़्म सीखे हैं, फ़ौजी तरबियत सीखे हैं और मुत्तहिद होना शुरू है। तो इन्हीं मराठों में से एक नौजवान उभर सामने आता है जिसका नाम है शिवाजी। शिवाजी जो है 1627 में पुणे के करीब पैदा हुए थे, और इनके वालिद साहब का जो नाम था शाहजी भोंसले, ये पुणे के जागीरदार थे और पुणे में एक फ़ौज में बड़े ओहदे पर फायज थे। तो इनकी माँ जो जीजाबाई थी मजहबी खातून थी, इनकी तरबियत मजहबी तौर पर की थी और हिंदू मज़हब का जज्बा इनके दिल में भर दिया था। तो इनसे हिंदू मज़हब से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो इस तरह से शिवाजी की इब्तदाई ज़िंदगी जो शुरू होती है अपने दादा की तरबियत में सिपहसालार बने हैं। इस तरह से शिवाजी ने अपने फतवा का सिलसिला शुरू किया। तो शिवाजी की इब्तदाई फतवा जो थी 1646 से शुरू होती है और 1658 तक ये सिलसिला चलता है। तो 1646 से 1627 तक इन्होंने बहुत सारे किले फतेह किए थे। मालवा का किला है, बीजापुर का किला है, आगरा का किला। बहरहाल ये सारे किले फतेह करने के बाद शिवाजी ने लास्ट में जो है बीजापुर के किला यानी कि बीजापुर से जंग की थी। ये जंग बड़ी अहमियत, बीजापुर से जंग जो थी ये बड़ी अहम जंग थी। इस जंग में शिवाजी के वालिद साहब को बीजापुर के सुल्तान गिरफ्तार कर लेते हैं और कैदी बना लेते हैं। तो बाद में शिवाजी ने बीजापुर का किला तो सुल्तान के हवाले करते हैं और शाहजहां के मदाखिलत पर, शाहजहां की काविशों से शाहजी भोंसले को आज़ाद किया जाता है और बीजापुर को खिलाफ दोबारा बीजापुर के सुल्तान को दे दिया जाता है। तो ये तीन हम टॉपिक पढ़े थे। शिवाजी की इब्तदाई ज़िंदगी थी और शिवाजी की क्या बोलते हैं फतवाहत का सिलसिला था और शिवाजी की बीजापुर से जंग थी। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इनमें 3-4 टॉपिक बड़े अहम है। एक टॉपिक जो है शिवाजी की मुगलों से जंग, सबसे अहम टॉपिक जो है शिवाजी की मुगलों से जंग। ये सिलसिला जो है 1663 से शुरू होता है और 1680 तक चलता है। 1680 ये 1680 में क्यों, तो 1680 में शिवाजी का इंतकाल हुआ था। तो 1663 से 1600 तो सबसे अहम जो है मराठा सल्तनत को मुस्तहकम करने में, मराठा सल्तनत को साथ देने में, मराठा सल्तनत को नज़्म को बेहतर चलाने में शिवाजी की मुगलों से जंग बड़ी अहम मानी गई है। और ये जंग की वजह से शिवाजी और मजबूत और अपने सल्तनत को साथ दे सके। और दूसरा जो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे शिवाजी की ताजपोशी की रस्म। दूसरा टॉपिक जो है शिवाजी की
ताजपोशी की रस्म। ये रस्म जो है 16 जून 1674 में मनाई गई थी। तो ताजपोशी किसे कहा जाता है? शिवाजी को बतौर बादशाह, बतौर हुक्मरान के तौर पर उनकी जो ताजपोशी रस्म हुई थी, एक जश्न थी, एक तकरीब थी। इसमें शिवाजी को, इसमें बहुत सारे बड़े पैमाने पर ये रस्म अंजाम दी गई थी, बड़े पैमाने पर तकरीब की गई थी। तो शिवाजी को बादशाह के तौर पर, बादशाह को एक कामयाब हुक्म के तौर पर ताजपोशी की गई थी। तो ये ताजपोशी की रस्म के बारे में भी इंशाल्लाह आज के इस मौजू में, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो तीसरा जो टॉपिक है इसमें मराठा सल्तनत, मराठा सल्तनत की वसाहत। मराठा सल्तनत की वसाहत यानी कि वसाहत कहते हैं फैलाव को, वसाहत कहते हैं बढ़ाने को। तो शिवाजी ने अपनी सल्तनत को, मराठा सल्तनत को किस तरह से वसाहत दी थी, किस तरह से फैलाया था और कौन से खिलाओं को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था, अलग कर लिया था, इसी पे शिवाजी सल्तनत की वसाहत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चौथा जो टॉपिक हम इसमें लेंगे तो वो टॉपिक रहेगा शिवाजी का नज्म नक्श। शिवाजी का नज्म नस्ख, ये भी टॉपिक बड़ा अहम है। शिवाजी का नज्म नक्श। शिवाजी ने अपनी सल्तनत को, अपनी हुकूमत को दो शोबों में तकसीम किया था, अपनी सल्तनत को दो शोबों में तकसीम किया था। तो दो शोबे किस तरह से थे, क्या थे, इंशाल्लाह इस टॉपिक में बात करेंगे। एक को जो है स्वराज्य का नाम दिया गया था, दूसरे जो मराठा नज़्म में सल्तनत को दो हिस्सों में तकसीम करके एक को स्वराज्य का नाम दिया गया था, दूसरों को मुगलाई का नाम दिया गया था। इसके बारे में भी हम आज टॉपिक बात करेंगे। बात करें क्लास में हमने शिवाजी की इब्तिदाई जिंदगी और शिवाजी के फतूहात और बीजापुर से जंग के बारे में पढ़े थे। आज का टॉपिक जो है मुगलों से जंग। मुगलों से जंग शिवाजी के सल्तनत मुगलों शिवाजी के लिए बड़ी अहम रही है। और ये जंग जो है मुगलों से रशाकशी, मुगलों से तसादुम का जो सिलसिला था 1663 से शुरू होता है। तो अफजल खान के मुकाबले में शिवाजी की फतेह ने इनके हौसले बुलंद कर दिए थे। अफजल खान कौन था मालूम है? बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को ये कहकर भेजा था कि शिवाजी को जिंदा या मुर्दा लाया जाए। तो शिवाजी ने किले में, टोरना के किले में मिलने की, मुलाकात करने का शर्फ, दोनों मिलते हैं अफजल खान और शिवाजी जो है बागनाक हथियार से अफजल खान का काम तमाम कर देता है, यानी कि अफजल खान का कत्ल कर देता है। तो मौरखीन इस कत्ल को जो है एहतियाती तदबीर का पॉलिसी बोलते हैं, तब्दील के कत्ल बोलते हैं। तो अफजल खान वही थे। अफजल खान को शिकस्त देने के बाद, अफजल खान का कत्ल करने के बाद शिवाजी की फतवाहत का सिलसिला आगा बढ़ता है और शिवाजी के हौसले और बुलंद होते हैं। और इन्होंने मुगलों के इलाकों को तबाह करना शुरू कर दिया था। यानी कि बीजापुर के सिपा सालार अफजल खान का कत्ल करने के बाद जब शिवाजी ने अपने हौसले बुलंद किए तो इन्होंने मुगलों के जो इलाके थे, उस वक्त जो है मुगलिया सल्तनत शुमाल और जुनूब में फैली भी थी, शुमाल में भी थी, जुनूब में भी थी और मगरबी मशरिकी हिस्से में भी थी। ये जो मराठा सल्तनत थी दरमियान में थी। तो मराठा के हुक्मरान शिवाजी ने जब बीजापुर के किलों को दोबारा फतेह किया और अफजल खान का कत्ल करने के बाद, उनके हौसले बुलंद होने के बाद इन्होंने मुगलों के इलाकों को तबाह करना शुरू किया। इस मौके पर औरंगजेब ने अपने मामू शाइस्ता खान को शिवाजी के मुकाबले में रवाना करते हैं। तो शाइस्ता खान जो कि था औरंगजेब के मामू थे, इन्होंने जो शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए, शिवाजी से मुकाबला करने के लिए इन्हें रवाना किया जाता है। शाइस्ता खान ने पुणे को फतेह किया था। जब ये रवाना हुए थे औरंगजेब के कहने पर, तो ये पुणे के लिए रवाना हुए थे। इसके बाद कुछ वक्त गैर जरूरी जंग में मसरूफ किया, यानी कि शाइस्ता खान का एक जो पॉलिसी थी एकदम गलत साबित हुई है। जब वो पुणे को फतेह कर लिए थे, पुणे पर अपना कब्जा जमा लिए थे, तो उन्होंने गैर जरूरी तौर पर पुणे में वक्त गुजारा था, गैर जरूरी तौर पर जंग में मशगूल रहे थे। तो ये सिलसिला जो था शाइस्ता खान के लिए महंगा साबित हुआ था। शाइस्ता खान के लिए महंगा साबित हुआ था। तो और शाइस्ता खान ने जब पुणे को फतेह किया तो उन्होंने कहाँ वक्त गुजारा? उसी घर में वक्त गुजारा जहां पर शिवाजी ने अपना बचपन गुजारा था। और 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी
400 बहादुर सिपाही के साथ शादी के भेष में, यानी कि 1663 ईस्वी में शिवाजी जो है अपने बहादुर सिपाहियों 400 बहादुर सिपाहियों को लेकर शादी के भेष में उस किले में दाखिल होते हैं, उस इलाके में दाखिल होते हैं और अचानक से मुगलों पर हमला कर देते हैं। उस वक्त जो है मुगल गफलत में थे, मुगल हथियार बंद नहीं थे, वो जो है क्या बोलते हैं गफलत में रहने की वजह से शिवाजी का जवाब नहीं दे सके, शिवाजी पे दोबारा हमला नहीं कर सके। और शिवाजी की जो है असल क्या हुआ वो तो कंफ्यूजन क्या हुई, तो शिवाजी जब वो पुणे में दाखिल हुए थे 15 अप्रैल 1663 ईस्वी में, तो उन्होंने बारात की भेष में थे, बारात की भेष में शहर में दाखिल हुए थे और अचानक से मुगलों पर हमला कर दिया था। ये अचानक हमला मुगलों के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित हुआ और इसमें कई मुगल सिपाही मारे गए और इसमें शाइस्ता खान को भी नुकसान पहुंचा है। शाइस्ता खान के एक हाथ के 3 उंगलियां जाये हो गए थे। शाइस्ता खान ने किसी भी तरह से जान बचाकर वहां से फरार इख्तियार की थी और उसके बाद जो है तो उंगलियां जाया हो गई थी और इस जंग में मुगलों जो गफलत में जंग शिवाजी ने की थी मुगलों पर हमला, इसमें शाइस्ता खान का बेटा कत्ल हो गया था, वो मारा गया था। तो 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को लूट लिया और मगरबी साहिल के मालदार बंदरगाह थी, जो सूरत जो थी मगरबी साहिल की मालदार बंदरगाह थी, उसको भी लूटा शिवाजी ने। तो जाहिर सी बात है सूरत जो है अब गुजरात का हिस्सा है, तो मराठा जो शिवाजी थे गुजरात तक भी अपने फतवा को जारी करते, तो सूरत को लूटने की वजह से इन्हें बहुत सारा माल गनीमत हाथ आया था, जहां इनको कोई काफी लूटा हुआ माल मिला था, माल गनीमत का काफी लूटा हुआ माल मिला था, माल गनीमत कहा जाता है, जो उस वक्त की तकरीबन 1 लाख करोड़ कहा जाता है, कुछ ज्यादा माल मिला था उन्हें सूरत की बंदरगाह से। उसके बाद शाइस्ता खान की नाकामी के बाद औरंगजेब ने अपने वली अहद सुल्तान शहजादा मौजम और अपने काबिल फौजी जनरल मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजते हैं, शिवाजी से मुकाबला करने के लिए भेजते हैं। तो राजा जयसिंह का जो ताल्लुक था अंबर इलाके से था, अंबर एक रियासत थी, अंबर इलाके से था, वो अंबर इलाके के हुक्मरान थे। तो जब वो शाइस्ता खान नाकाम हो जाते हैं तो औरंगजेब ने अपने वली अहद शहजादा मौजम के साथ राजा जयसिंह को भेजते हैं। राजा जयसिंह अंबर के इलाके के हुक्मरान थे, तो वो मामला फहम शख्स थे। राजा जयसिंह जो थे मामला फहम शख्स थे, मसाइल को समझते थे और मसाइल को हल करने की सलाहियत थी, तो वो रवाना करते हैं। राजा जयसिंह ने जो मामला फहम शख्स थे, उन्होंने क्या बोलते हैं चंद फतुहात हासिल की थी, किसी खिलाफ मराठा हुकूमतों के खिलाफ भी, दूसरे हुकूमतों के खिलाफ भी राजा जयसिंह चंद फतुहात हासिल की थी। 1665 ईस्वी में शिवाजी को पुरंदर के मुकाम पर अपने मुहासरे में ले लिया था। तो राजा जयसिंह जो है वो शिवाजी को 1665 ईस्वी में अपने कैद में ले लिया था। पुरंदर का एक इलाका है, उस इलाके में अपने कैद में ले लिया था और राजा जय सिंह ने शिवाजी को औरंगजेब की इताअत कबूल करने की तरगीब दी थी। तो क्योंकि तरगीब क्यों दी थी, जबकि शिवाजी को मार देना चाहिए था, गिरफ्तार कर लिए थे उन्होंने, क्योंकि राजा जय सिंह जो है एक मामला फहम शख्स थे, देखा कि हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने जब 1665 ईस्वी में शिवाजी को गिरफ्तार करे पुरंदर के इलाके से और शिवाजी को तरगीब दी, ये कहा कि जो मुगल किले थे वो वापस कर दिए जाए और औरंगजेब की इताअत कबूल कर दिए, औरंगजेब के मातहत काम करना के लिए राजी हो जाए। इस तरह से उन्होंने शिवाजी को तरगीब दी थी और उनको आगरा के दरबार में खुद को पेश करने का मशवरा दिया था, यानी कि औरंगजेब की इताअत कबूल करते हुए, क्योंकि आगरा के किले में खुद को पेश करने को मशवरा दिया था, क्योंकि आगरा जो है मुगल सल्तनत का मरकजी मुकाम था, सदर मुकाम था और मुगल सल्तनत का पायदार आगरा था। तो राजा जय सिंह ने शिवाजी से कहा कि औरंगजेब की इताअत कबूल करने के बाद वो आगरा जाकर आगरा किले में खुद को पेश कर। शिवाजी ने अपने 23 किले जो उन्होंने फतेह किया थे, मुगलों के इलाके से हासिल किए थे, वो 23 किले औरंगजेब के हवाला कर दिया और सिर्फ 12 किले अपने कब्जे में रख लिए थे। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। तो औरंगजेब आगरा के किले में जाते हैं और पेश होते हैं और जो इन्होंने मुगल के आसपास के जो किले फतेह किए थे वो सारे किले 23 के 23 किले औरंगजेब को वापस कर देते हैं, मुगल सल्तनत को वापस कर देते हैं और 12 किले अपने कब्जे में रखते हैं। इस तरह से
ये जो 1663 से 1665 तक मुगलों और मराठों के दरमियान तसादुम रहा, जंगें रहीं, और जो उन्होंने किले हासिल किए थे शिवाजी ने मुगलों से, मुगलों के आसपास की रियासतों को फतह किया था, अपनी सल्तनत में अलग किया था, वो सारे इलाके मुगलों को वापस कर दिए थे 1665 ईस्वी में, क्योंकि राजा जय सिंह के मशवरे पर इन्होंने ये किया था। तो 23 किले वापस कर दिए थे, कई इलाके वापस कर दिए थे। तो ये मुगलों की जंग जो है शिवाजी के लिए बड़ी अहम मानी जाती है, शिवाजी और मराठा सल्तनत के लिए बड़ी अहम मानी जाती है। तो उसके बाद आइए हम जाते हैं थोड़ा शिवाजी आगरे के किले को फतेह करने का। शिवाजी आगरे किले को 1666 ईस्वी में दोबारा फतेह करते हैं। तो शिवाजी ने मई 1666 ईस्वी में शिवाजी ने अपने बेटे शंभू जी के साथ आगरा के दरबार में हाजिर होते हैं। यानी कि राजा जय सिंह जो है राजा सिंह से मशवरे पर शिवाजी ने 1666 ईस्वी में अपने बेटा शंभू जी के साथ जो है आगरा के किले में हाजिर होते हैं, जहां औरंगजेब पायतख्त था, औरंगजेब हुक्मरान थे। तो लेकिन इनके साथ जो हक़रत अमेज़ बर्ताव किया गया था उससे नाराज थे। जब ये किले में दाखिल हुए आगरा के, तो उस किले में इनके साथ सही बर्ताव नहीं किया गया था, क्योंकि ये भी एक रियासत के राजा थे, हुक्मरान थे। तो जाहिर सी बात है एक राजा की इज्जत करना चाहिए, एक राजा को अहमियत देना चाहिए। लेकिन औरंगजेब ने, मुगलों ने जब वो शिवाजी आगरा के किले में हाजिर हुए अपने बेटे के साथ, तो उनके साथ बर्ताव सही नहीं किया गया था। वो जब अपने ख़यामगाह आए वापस, यानी कि आगरा के बाद वो जब अपने ख़यामगाह लौट आए तो खुद को कैदी पाया। तो औरंगजेब ने प्लान बना लिया था कि जब वो आगरा आएंगे तो इनके किले को मुहासरे में लिया जाएगा। जब ये वापस अपने किले को पहुंचे तो जब वो कैदी पाए, अपने आप को कैदी पाए, लेकिन शिवाजी ने बड़ी चालाकी के साथ फरार होने में कामयाबी अख्तियार की। किस तरह से फरार हुए शिवाजी जब वो अपने किले में अपने आप को कैदी पाया, अपने आप को गिरफ्तार पाया, तो उन्होंने ये सोचा कि अब यहाँ से फरार होना जरूरी है। तो उन्होंने मिठाई के डब्बे में बैठकर किसी भी सूरत हाल से वहां से फरार होने में कामयाब हो गए, और बड़ी कोशिश और जान जोखिम में मोल लेने के बाद 1666 ईस्वी में दक्कन पहुंचे। यानी कि दक्कन का इलाका, जो कर्नाटक का इलाका, महाराष्ट्र का इलाका, कर्नाटक का इलाका, तेलंगाना का इलाका, ये चंद इलाके जो है दक्कन के इलाके कहलाते थे। तो वहां से जब कैद से फरार होकर वो दक्कन पहुंचे 1666 ईस्वी में, इसके बाद उन्होंने मुगलों के साथ दुश्मनी मोल ली थी, मुगलों के साथ शदीद दुश्मनी हो गई थी, मुगलों के खिलाफ शदीद नफरत पैदा हो गई थी, क्योंकि मुगलों ने इन्हें आगरा में बुलाकर इनके जब वो मकाम पर पहुंचे थे तो उन्हें कैदी बना लिया था। लेकिन वो कामयाब हुए फरार होने में। अब फरार होकर दक्कन पहुंचे। दक्कन पहुंचने के बाद मुगलों के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत इनके दिल में भर गई थी और शदीद दुश्मन बन गए थे। इन्होंने वो तमाम किले फतेह किए जो राजा जय सिंह के मशवरे पर 23 किले औरंगजेब को या मुगल सल्तनत को वापस कर देते, वो तमाम के तमाम किले दोबारा हासिल कर लिए, दोबारा फतेह कर लिए। मुगलों किए जितने 23 किले जो दिए थे मुगलों को, सारे के सारे दोबारा हासिल कर लिए। क्यों हासिल कर लिए? क्योंकि 1666 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार किया। वहां से फरार होने के बाद दुश्मनी बढ़ गई। दुश्मनी बढ़ने की वजह से वो तय कर लिए कि जो किले उन्होंने शिवाजी ने मुगलों को दिए थे वापस, वो सारे के सारे फिर फतेह करेंगे। तो उन्होंने 1666 ईस्वी में वो सारे किले दोबारा फतेह कर लिए। और दूसरी बार इन्होंने 1670 ईस्वी में सूरत को लूटा। पहली बार जो है 1565 में लूटा था। 1565 के बाद दूसरी बार सूरत को लूटा है। वहां से उन्हें बहुत सारा माल मिला है, बहुत सारे हीरे जवाहरात मिले, बहुत सारे माल गनीमत मिला है। तो इस तरह से सूरत को दोबारा लूटा, बर्रार को भी लूटा, उसके बाद बलगान को भी लूटा और खंदोश को भी लूटा। इस तरह से सारे जो इलाके थे, बर्रार होंदे, बगलाना होंदे और खंदेश होंदे, ये सारे इलाके जो है मुगलों के थे। तो उन इलाकों को दोबारा से फतेह कर उन इलाकों की सारी दौलत इन्होंने लूट लिया और लूट भर कसीर माल इन्हें हाथ आया। तो ये जो शिवाजी आगरा के बाद जो हालात शिवाजी पर गुजरे थे, शिवाजी ने मुगलों से बराबर अपनी दुश्मनी निकाली और मुगलों के सारे किले फतेह कर लिए और उनको बहुत सारे सूरत को लूटा। ये तमाम वहां से जितना भी जहां भी इन्होंने हमला किया है, जहां भी इन्होंने जंग की है, वहां से उन्हें माल गनीमत बहुत ज्यादा मिला था। तो ये थे आगरा का वाकया। उसके बाद हम चलते हैं शिवाजी की ताजपोशी की रस्म। शिवाजी की ताजपोशी की रस्म जो है 16 जून 1674 में अंजाम दी गई थी।
तो ये एक रस्म होती है, कोई बादशाह बनता है या कोई हुक्मरान बनता है तो कोई एक तारीख मुकर्रर कर एक तकरीब मनाई जाती है बड़े पैमाने पर। तो 16 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी की ताजपोशी की रस्म अंजाम दी गई थी। रायगढ़ को पायतख्त करार दिया था, यानी कि शिवाजी ने अपने मराठा सल्तनत का जो पायतख्त करार दिया था वो रायगढ़ को करार दिया था। रस्म ताजपोशी बड़ी शान शौकत से मनाई गई थी, बड़े पैमाने पर तकरीब की गई थी और बनारस से काबिल तरीन ब्राह्मणों को वहां बुलाया गया था, क्योंकि ब्राह्मण जो है मजहबी पेशवा होते हैं, मजहबी क्या बोलते हैं कायद होते हैं। तो उन्होंने ब्राह्मणों को बनारस से जो अहम अहम ब्राह्मण हैं उनको बुलाया गया था। इस तकरीब में मधु किया गया था रस्में अदा करने के लिए। हिंदू रस्में जो होती है ब्राह्मण ही अदा करते हैं, तो ब्राह्मणों को बनारस से बुलाया गया था, मधु किया गया था। और चंची, वेल्लूर, बेल्लेरी, कर्नाटक के कई इलाके इन्होंने फतेह किए थे। तो फतेह कर लेने के बाद इन्होंने छत्रपति का लक़ब इख्तियार किया था। शिवाजी को छत्रपति भी कहा जाता है, छत्रपति का लक़ब इख्तियार किया था। क्यों लक़ब इख्तियार किया था? जब ताजपोशी की रस्म हुई थी उसके बाद उन्होंने चंची का इलाका, बेल्लेरी का इलाका और कर्नाटक के कई इलाके को, कई किलों को फतेह किया था। फतेह करने की वजह से बाद में ये छत्रपति का लक़ब इख्तियार करते हैं और अपने सौतेले भाई वेंकू जी, इनके सौतेले भाई का नाम है वेंकू जी वली को कर्नाटक को अपने इख्तियार आला की तस्लीम करने पर मजबूर करते हैं। तो वेंकू जी जो थे कर्नाटक के इख्तियार पे सवाल तक कर्नाटक पर हुकूमत कर रहे थे, तो इन्होंने कर्नाटक के इलाके को फतेह करने के बाद, शिवाजी ने कर्नाटक के इलाके फतेह करने के बाद अपने सौतेले भाई को इनके इख्तियार आला तस्लीम करने के लिए, इनके मातहत काम करने के लिए और इनकी इत्तेहाद कबूल करने के लिए मजबूर किया था। और तजनूर की छोटी रियासत का आधा हिस्सा भी इन्होंने मराठा सल्तनत में शामिल कर लिया था। तो ये ताजपोशी की रस्म जो है मराठा सल्तनत के लिए बड़ा ही अहम मानी गई। तो ये सारे इलाके फतेह कर लेने के बाद इन्होंने छत्रपति का लक़ब इख्तियार किया। अब आ जाते हैं इसके बाद सल्तनत की वसात। सल्तनत की वसात जो है किस तरह से शिवाजी ने अपनी सल्तनत को वसाहत दी थी और मुस्तहकम किया था, अपनी सल्तनत को फैलाया था। तो शिवाजी की सल्तनत को स्वराज्य का नाम दिया गया था। शिवाजी ने अपनी सल्तनत को स्वराज्य का नाम दिया था, स्वराज्य का नाम दिया गया था। और ये सल्तनत मगरबी घाट और कोंकण के इस हिस्से पर मुश्तमिल थी, यानी कि स्वराज्य जो रियासत थी, शिवाजी ने अपनी सल्तनत का नाम दिया था स्वराज्य। और ये जो है सल्तनत जो है मगरबी घाट से लेकर मगरबी कोंकण के हिस्से पर मुश्तमिल थी। और जो मौजूदा मौजूदा धर्मपुर शुमाल और जुनूब में गोवा के दरमियानी इलाके को बीच में था, यानी कि धर्मपुर जो है शुमाल और मगरबी जुनूबी के हिस्से में गोवा के दरमियान में वाक़ था। जुनूब में मगरबी कर्नाटक का कुछ हिस्सा जो बेलगाम से बेल्लेरी और तंगमदरा से कावेरी तक इसी में शामिल था, यानी कि इस तरह से इन्होंने किस तरह से जुनूब में मगरिब में कर्नाटक का कुछ हिस्सा भी इन्होंने अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था और बेलगाम का इलाका भी शामिल कर लिया था, बेल्लेरी का इलाका भी शामिल कर लिया था और तंगमदरा का इलाका। तंगमदरा एक नदी है, तंगमदरा से कावेरी तक का जो इलाका था, इसी इलाके पूरे सारे इलाके जो ये अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए थे। इस तरह से जुनूब से लेकर शुमाल तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, मगरिब से लेकर मगरिब तक, मशरिक तक, ये सारे इलाके जितना जुनूबी का इलाका था, महाराष्ट्र के जितने आसपास की जो रियासतें थी, उन छोटे मोटे पूरे इलाके शिवाजी ने अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था, अलग कर लिया था और वो अपनी सल्तनत को वसात दी थी। इस तरह से शिवाजी ने अपनी सल्तनत को फैलाना शुरू किया था। उसके बाद शिवाजी का जो नज़्म था वो शिवाजी ने अपनी सल्तनत को दो हिस्सों में तकसीम किया था। इस शिवाजी जो है आमरन जरूर थे, यानी कि तो अपने दुश्मन से बहुत डटकर मुकाबला करते थे, बहुत हिम्मत से मुकाबला करते थे, बहुत अज़ाइम के साथ मुकाबला करते थे, लेकिन अपनी रियाया के साथ इन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और अपनी रियाया के साथ, अपने वज़ीरों के साथ बहुत ज़्यादा शफ़क़त थी और माहिराना सलाहियत भी मौजूद थी, यानी कि मैनेजमेंट की सलाहियत भी मौजूद थी। जिस तरह से एक जर्नल में जितनी सलाहियत होनी चाहिए थे वो सारे की सारी सलाहियतें मौजूद थी। इसके अलावा जिस तरह से एक मैनेजर के पास जिस तरह सलाहियत होनी चाहिए थी वो भी शिवाजी में शामिल थी, यानी कि
माहिरन सलाहियत, नज़्म खुद चलाने की सलाहियत भी इनमें मौजूद थी। तमाम इलाकों को उन्होंने, महाराष्ट्र के जितने इलाके फतेह किया थे, आसपास के जितने इलाके किए थे फतेह किए थे, उन तमाम इलाकों को अपनी सल्तनत को दो हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हिस्से को स्वराज्य का नाम दिया गया था। वैसे तो इनकी रियासत को स्वराज्य का नाम ही दिया गया था, लेकिन पहले हिस्से को जो था स्वराज्य का नाम दिया गया था। यानी ये इलाका जो है, स्वराज्य का जो इलाका होता है, वो सीधे सीधे शिवाजी की निगरानी में रहता था, शिवाजी के जेर निगरानी में रहता था ये इलाका, स्वराज्य का इलाका। दूसरा जो इलाका था उस इलाके को नाम दिया गया था मुगलाई। मुगलाई इलाके पर जो है, मुगलाई इलाका जो है स्वराज्य के आतराफ का जो इलाका होता है, स्वराज्य जो है मरकजी मुकाम के बाद शिवाजी की निगरानी में जितने इलाके थे, उन इलाकों के आसपास के जो इलाके थे उनको मुगलाई का नाम दिया गया था। इन इलाकों पर जो है वजीरों का तखर्रुर किया जाता था, उमराओं का तखर्रुर किया जाता था, वहां की निगरानी विजरा करते थे, उमरा करते थे। और इन्होंने अपनी सल्तनत को जब कायम किया था, अपने नज़्म को कायम किया था, एक कानून भी बनाया था, छोत और सुरेश मुखी की महसूल वसूल किए जाते थे। यानी कि जो इलाके थे मुगलाई से, छोत एक टैक्स है, छोत एक टैक्स है, और सुरदेश मुखी एक टैक्स है। ये दोनों टैक्स जो है मुगलाई इलाके से हासिल किए जाते थे। तो इस तरह से इन्होंने अपनी सल्तनत को सही ढंग से चलाने के लिए दो हिस्सों में तकसीम किया था। पहला हिस्सा स्वराज्य का था, दूसरा हिस्सा मुगलाई का था। स्वराज्य के इलाके पर सीधे सीधे शिवाजी निगरानी करते थे, शिवाजी की हुकूमत थी, और आसपास के जो मुगलाई हिस्से थे उस पर विजरा मुतफ़्फ़िक़ किया था और दो टैक्स लागू किया था। इस तरह से इन्होंने अपने नज़्म को चलाया था। उसके बाद हम चलेंगे मरकजी मुकाम, मरकजी हुकूमत। शिवाजी की मरकजी हुकूमत क्या थी और शिवाजी ने किस तरह से अपनी सल्तनत को मुस्तहकम करने के लिए, अपने मैनेजमेंट को सही ढंग से चलाने के लिए, अपने नज़्म को सही ढंग से चलाने के लिए किस तरह से सल्तनत में सबसे बड़ा ऊंचा मकाम जो था वो राजा का हुआ करता था, शिवाजी का हुआ करता था। उस वक्त जो है महाराष्ट्र सल्तनत के राजा जो थे शिवाजी थे, तो सल्तनत की सारी निगरानी जो है राजा के मातहत थी, और 8 वज़रा की जमात हुकूमत की मामलात में मदद करती थी। शिवाजी ने बादशाह के तौर पर, राजा के तौर पर सारी रियासत पर कंट्रोल किया था, लेकिन इन्होंने नज़्म को चलाने के लिए 8 विज़राओं का तकर्रुर किया था। ये विज़रा जो थे हुकूमत के मामलात में उनकी मदद करते थे। इसकी मदद करते थे, शिवाजी की मदद करते थे। तो इज्जत करते थे, और विज़रा की ये जमात को अष्टप्रधान कहा जाता था। यानी कि जो 8 विज़रा थे जो हुकूमत के कामों में, मामलात में राय मशवरे देते थे, हिस्सेदार रहते थे, तो उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान कहा जाता है ये 8 विज़रा को, जिसमें शामिल है, पहला जो वजीर था वो था पेशवा या मुखिया प्रधान। पेशवा या मुखिया प्रधान किसे कहा जाता है? चीफ मिनिस्टर को कहा जाता है। मौजूदा के दौर में अगर देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर को कहा जाता है प्रधान या मुखिया प्रधान। तो ये पहला वजीर था। तो उसके बाद दूसरे वजीर का नाम दिया था अमितिया या फिर मंजमदार। तो ये थे वजीर मालिया। वजीर मालिया फाइनेंस मिनिस्टर कहा जाता है। तो अमातिया या मंजमदार जो था वो हुकूमत के सारे फाइनेंशियल मैटर देखता था, मालियाती मामलात देखता था, जबकि अष्टप्रधान जो है इन पूरे 8 विज़राओं पर नजर रखता था। फिर चीफ मिनिस्टर जो था वो उन पूरे लोगों पर नजर रखता था। तो अमितिया या मंजमदार जो होते थे वो हुकूमत की और रियासत के सारी माली मामलात को हल करता था, माली मामलात को, मसाइल को हल करता था। उसे कहा जाता था मंजमदार या अमिता। तीसरा जो था सोमनाथ जो था वो जो वजीर खारजा या सेक्रेटरी। वजीर खारजा किसे कहा जाता है? रियासत के बाहर के मामलात को हल करने वालों को वजीर खारजा कहा जाता। तो सोमनता जो था वो वजीर दाखिला, मौजूदा दौर में वजीर दाखिला कहा जा सकता है या सेक्रेटरी कहा जा सकता है। तो ये एक वजीर था। उसके चौथा वजीर था सेनापति कहो या फिर सरनौबात कहो, सरनौबात भी कह सकते हैं। सेनापति ये फौज की निगरानी करता था, ये फौजी मामलात को हल करता था, फौज में भर्ती करने के लिए, जंग की तैयारी के लिए, पड़ोसी रियासतों जंग के मामलात के लिए ये जो सेनापति की जिम्मेदारी थी। तो सिपाह सालार कह सकते हैं उर्दू में उसे, तो सिपाह सालार कह सकते हैं। सेनापति का एक वजीर था। उसके बाद न्यायाधीश जो है चीफ जस्टिस, यानी कि मुगलों में जो काजी थे,
मुगलों में काजी थे तो न्यायाधीश कहा जाता था। ये जो है चीफ जस्टिस के ओहदे को कहा जाता है न्यायाधीश, फैसले करने वाला, हुकूमत के मामलात के होंगे, अवामी मामलात के होंगे, या फिर अवाम और हुकूमत के दरमियान जो मामलात होते हैं उनको, उन मामलात को हल करने के लिए चीफ जस्टिस का तफर किया जाता था। उसके बाद और एक नाम है सचिव और शुरोनवेस, सचिव या शुरोनवेस, जिसे शाही खतो किताबात यानी कि एक्ट बनाना, कानून बनाना, शाही खतो किताबात लिखना, वो भी एक वजीर था जिसे कहा जाता है सचिव, सचिव कहा जाता है, या फिर शरोनवेस कहा था, शरोनवेस भी कहा जाता था वो महाराष्ट्र के शिवाजी के दौर में। तो छठे ये वजीर थे जो हुकूमत के शाही खतो किताबात की निगरानी करते थे, शाही खतो किताबात के मामला हल करते थे। साथ में जो थे पंडित राव यानी खैराती और उमूर मजहबी औकाफ वगैरह देखते थे, महकमे में सदर होते थे पंडित राव, यानी कि मामलात नहीं है, मजहबी मामलात देखते थे। तो उसके बाद ना मंत्री दरबार, मंत्री यानी दरबारी, इस तरह से मंत्री, ये 8 विज़रा जो है हुकूमत के सारे दारोमदार के मामलात में हाल क्या करते थे, हुकूमत का साथ देते थे। तो ये 4 5 टॉपिक थे शिवाजी के। उसके बाद इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास